नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुधनी विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही सीटों पर तैयारी तेज हो चली है। कांग्रेस से दोनों सीटों पर जीतू पटवारी समेत कई नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। बुधनी विधानसभा सीट कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। जहां बीजेपी इस सीट पर अपनी प्रबल दावेदारी बता रही है, वहीं कांग्रेस शिवराज सिंह के जाने के बाद जीत की उम्मीद लगाए हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में उम्मीदवार को लेकर माथापच्ची चल रही है। जहां बीजेपी के कई नामों की चर्चा है, वहीं कांग्रेस में भी रायशुमारी है। वहीं विजयपुर सीट की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत ही खास मानी जा रही है। जहां विजयपुर से बीजेपी ने कांग्रेस से आए रामनिवास रावत को ही चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस में अभी भी मंथन जारी है। गौरतलब है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड जीत हासिल की थी। इसके साथ ही अमरवाड़ा उपचुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली। बुधनी सालों से बीजेपी का गढ़ है। कांग्रेस कभी यहां बीजेपी को ज्यादा टक्कर नहीं दे पाई, तो वही मुकाबले की संभावना विजयपुर में ही नजर आ रही है। इस उपचुनाव में किसका दाव चलेगा, किसके लिए चैलेंज साबित होगा और किसका जीत का दावा काम करेगा, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोनों ही राजनीतिक दलों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उपचुनाव की घोषणा के बाद सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के भी दो उपचुनाव हैं, विजयपुर और बुधनी के, वो भी 13 तारीख को घोषित हुए हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद कि मध्य प्रदेश के भी उपचुनाव घोषित हो गए हैं और महाराष्ट्र और झारखंड के भी। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतिहास हरियाणा के अंदर बना, वही इतिहास महाराष्ट्र और झारखंड में भी दोहराया जाएगा। पंजा एक को मिलेगा, लड़ेंगे हम सब मिलके। सही है कि गलत? अरे सही है कि गलत? पंजा एक को मिलेगा, पर लड़ेंगे सब मिलकर। सही है कि गलत? जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक ये हिलेंगे नहीं और हर हालत में कांग्रेस की विजय हो, इसके तो उपचुनाव की घोषणा हो चली है। इसके साथ ही बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों की राजनीतिक तैयारियां भी तेज हो चली है। एक तरफ कांग्रेस से जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल लिया है। विजयपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर जोर आजमाइश ज्यादा है और मुकाबला भी वही माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने चुनावी मैदान में रामनिवास रावत को उतार दिया है, जो कि कांग्रेस से आए हैं और फिलहाल मोहन कैबिनेट में मंत्री है। हालांकि दोनों ही सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चयन को लेकर माथापच्ची चल रही है, मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि पैनल में कई नाम हैं, लेकिन आखिरी मोहर हाईकमान ही लगाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दावे दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। किसका दावा काम करेगा, किस तरह की तैयारी है। खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन जी जुड़ रहे, स्टूडियो में मौजूद है, और बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों ही का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। राहुल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि उपचुनाव की घोषणा के बाद तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हम सुन रहे हैं। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए। बुधनी इसलिए क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ है। शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि वहां पर जीत की उम्मीद है। विजयपुर, जहां रामनिवास रावत कई बार जीत हासिल की है कांग्रेस की ओर से, लेकिन बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने ही उनको उम्मीदवार बना दिया। किस तरह के समीकरण समझ में आ रहे हैं आपको? देखिए, पहली चीज़ तो आप मध्य प्रदेश को समझिए कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ी प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी के लिए है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ये, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ पाना बेहद मुश्किल है। तो इस दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि जिसकी सरकार सत्ता में बैठी हो, भारतीय जनता पार्टी समय सत्ता में, तो इसके बाद आप ये उम्मीद करो कि कोई और राजनीतिक दल वो भी 2 उपचुनाव में सक्रिय हो जाएगा और यहाँ बहुत कुछ कर जाएगा, तो ऐसी संभावना भी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। बुधनी की जहां तक बात है तो बुधनी गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। शिवराज सिंह चौहान ने वर्षों इसका नेतृत्व किया है, वहां प्रतिनिधित्व किया है, तो वहां से बुधनी से लेकर के तो आप ये समझिए कि बुधनी का जनमानस जो है कांग्रेस के पक्ष में आपको कभी नहीं रहा।
तो बुधनी तो आप इस सुरक्षित सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार कांग्रेस इन 2 उपचुनावों को लेकर के यदि मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है और दावे कर रही है, तो यहां आप ये सोचिए कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ क्या कर गुजरा जिससे कि इन 2 सीटों पर दावे कर रही है। क्या उपचुनाव संभव है उनके लिए जीत पाना? तो ये उनके लिए मंथन का विषय हो सकता है, लेकिन जमीन उनके लिए अनुकूल इस समय नहीं है, क्योंकि रामनिवास रावत विजयपुर वाला मामला वो भी उनका है कि विजयपुर से वहां कांग्रेस ने अपना ही गढ़ छोड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो जुड़े हुए हैं, तो आपका वहां से पक्ष बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया। तीसरी चीज ये होती है कि जब आप सत्ता में लगातार बने हुए हो, तो सत्ता में जो प्रशासन है, जिसको आप कहते हैं कि वो काम करता ही है सत्ता के पक्ष में, तो उसकी उपयोगिता तो यहाँ बनी हुई रहती है। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी के, तो 2 उपचुनाव को कैसे, हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस यहाँ अपने नेतृत्व को लेकर के और अपनी लीडरशिप को लेकर के कुछ परिवर्तन कर सकती है, या फिर यह है कि थोड़ा सा जोश फूंक सकती है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। लेकिन उपचुनाव में स्थिति ये होती है कि जो सत्ता में बैठा हो वो लगभग जीत जाता है। वैसी स्थिति कब बनती है? जब बहुत ज्यादा सत्ता का विरोध हो गया हो। तो अभी आप ये देखिए कि इतना समय नहीं गुजरा है कि मोहन यादव की सरकार का विरोध पैदा हो गया हो या फिर मोहन यादव के खिलाफ जनमानस चला गया हो। अभी तक का जो उनका कार्यकाल चल रहा है और जिस दृष्टि से और जिस दिशा को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई जनमानस उनके आक्रोश का शिकार हो जाए या सरकार आक्रोश का शिकार हो जाए। इन दोनों सीटों पर बैलेंस बिल्कुल बराबर है और कांग्रेस को प्रयास करना है, कर सकती है, क्योंकि राजनीतिक दल है, प्रयास तो छोड़ नहीं सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये कह दिया जाए कि चलिए भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी गई है सीट, तो उनको मेहनत तो करना पड़ेगी। तो कांग्रेस को अब दूसरी चीज क्या है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक बार एक चुनाव लोकसभा का देखा जा चुका है, मध्य प्रदेश ने देखा है, और मध्य प्रदेश में क्या हश्र हुआ है कांग्रेस का वो सबके सामने आ चुका है। ऐसी स्थिति में अब उपचुनाव को लेकर के थोड़ी ऊर्जा जो कार्यकर्ताओं में दिखाई देना चाहिए, उस ऊर्जा को थोड़ा सा भरने का प्रयास जीतू पटवारी कर सकते हैं। और अच्छा भी होता है कि राजनीतिक दल में उनका अध्यक्षता में एक चुनाव तो खराब हो चुका है, दूसरा उपचुनाव मिला है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ प्रयास, थोड़ी ऊर्जा आ जाए, थोड़ा उमंग आ जाए, कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश आ जाए, तो ये भावना हो सकती है। लेकिन आप जीत हार का जो है, आप इसको बहुत ज्यादा वैसे नहीं ले कर सकते कि बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चुनौती और अंतर नहीं हो सकता। कांग्रेस से हमारे साथ रितेश त्रिपाठी पे जुड़ गए। रितेश, जैसे ही जान लेते हैं कि उपचुनाव की तैयारी तेज है, जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल लिया है, क्या जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिहाज से? रितेश जी। चलिए रितेश जी से दोबारा संपर्क करेंगे। प्रियंका जी का रुख करूंगी। प्रियंका जी, यहाँ पर तो चुनौती तो मान ही नहीं रही है बीजेपी। जिस तरह के पहले चुनावों के परिणाम देखे जाए, विधानसभा हो, लोकसभा हो, और उसके बाद अमरवाड़ा में जिस तरह का उपचुनाव का परिणाम आया, उसके बाद तो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। लेकिन प्रत्याशी चयन की बात की जाए तो बुधनी में अभी भी मंथन जारी है। करती है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर और उनके नीति निर्देश के अनुसार भी कार्य करती है। अगर हम बात करें तो यहाँ सतत संपर्क और संवाद का कार्यक्रम चलता रहता है। कार्यकर्ताओं का जो मत है, उन्होंने अपने अनुसार जो अगले प्रत्याशी हो सकते हैं उनके लिए अपना वेर्डिक्ट दिया हुआ है। उसके अलावा पार्टी ने भी एक पैनल तैयार किया है और जो भी नाम है वो दिल्ली पहुंचा दिए गए हैं। वहां संसदीय दल हमारा इसके ऊपर विचार करेगा। परंतु जो भी कार्य, अगर हम बात करें जनप्रतिनिधि के साथ में, जो हमारा कार्यकर्ता है वो 5 साल तक सतत कार्यरत रहता है क्षेत्र में और वही जनता के साथ संवाद स्थापित करके रखता है। तो निश्चित तौर पे कि उनके निर्देश अनुसार जिनका भी नाम चयन किया गया है उन्हीं के ऊपर विचार किया जाएगा। और निश्चित तौर पे विजयपुर की भी अगर हम बात करते हैं तो जो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से गुटों में बढ़ चुकी है और उससे प्रभावित होकर के या उससे प्रताड़ित होकर के जिस प्रकार से रामनिवास जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है, तो निश्चित तौर उनके किए हुए कार्यों को ध्यान में रखते हुए और उनके ऊपर विश्वास जताते हुए जनता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और आगे भी रहेगी और उन्हीं का आशीर्वाद वर्तमान में हमारे साथ है और भविष्य में भी हमारे साथ होगा। रितेश जी, आवाज मिल रही है आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप रितेश जी, बिल्कुल यही सवाल था मेरा कि बीजेपी तो कोई चुनौती नहीं मान रही है, ना बुधनी पे ना विजयपुर पे, लेकिन आप भी जीत का दावा कर रहे हैं, किस लिहाज से? आपने पिस्ता जी ये सवाल किया, ये सवाल थोड़े से अटपटा है और कोई बात नहीं। और जो हमारे साथी राहुल रंजन जी बोल रहे थे तो उनकी किसी भी बात से तर्क संगत तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगी।
मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कृष्णा जी पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा वाली सीट में चुनाव हुआ। आपने देखा कि अंतिम राउंड तक एक कुआपोह की स्थिति बनती रही। अंतिम में चीज ये माने या न माने, पूरा देश इस बात को मानता है कि जो सत्ता में होता है वो सारे संसाधनों को जोड़ कर, और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति रही है, जो चुनावी इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है, वो इस बात की तरफ पूरी तरह से इस बात को प्रदर्शित करता है कि साम दाम दंड भेद, चाहे किसी भी तरह उन्हें सत्ता चाहिए, उनका किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है कि वो कितनी नैतिकता से चुनाव जीत रहे हैं। तो आपने देखा कि अमरवाड़ा में ही भारतीय जनता पार्टी के 12 बचते बचे हैं, नंबर 1। नंबर 2, विजयपुर में हालत क्या है भाजपा की। आप सोचिए कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद विधायक बनता है और विधायक बनने के बाद वो मंत्री बनता है, परंतु विजयपुर में रामनिवास रावत जी की असलियत इस बात से पता चलती है कि माननीय मोहन यादव जी ने लोकतंत्र की महिमा को, गरिमा को कवलित करते हुए, कालिक पोतते हुए एक व्यक्ति को बिना चुनाव जीते ही, जो कि कांग्रेस से आयातित नेता है। मेरी बहन प्रियंका जी बोल रही थी कि हम 5 साल जनता से संपर्क में स्थापित करते हैं, परंतु दुर्भाग्य चुनाव आते समय ही ये 5 साल के संपर्क के सिग्नल उड़ जाते हैं और सिग्नल इनको मिल जाते हैं जो कांग्रेस के नेता आते हैं, उनके सिग्नल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से टकराने लगते हैं और उन्हें टिकट मिल जाती है। और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, जिसे वे देव दुर्लभ कार्यकर्ता इन्हीं की भाषा में बोलते हैं, वो कार्यकर्ता को भूत बना के उड़ा देते हैं और कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ता को टिकट दे देते हैं। और जो भाजपा का कार्यकर्ता है 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से, चाहे वो गोपाल भार्गव हो, चाहे वो अजय विश्नोई हो, चाहे वो प्रदीप पटेल हो, वो सभी लोग, ये तो पार्टी का काम है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो कैसे कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बनाए। लेकिन रामनिवास रावत का जाना तो कांग्रेस के लिए भी तो क्षति नहीं रही है। बीजेपी में शामिल हो गए, लंबे समय से कांग्रेस से जीत दर्ज किए, भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। अब आप एक लाइन और सुन लीजिए। निर्मला सप्रे जी की हालत ये है कि एक कहावत है, उगलत नीलत प्रीत घनेरी। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती कि इंसान किसी चीज को ना उगल पाता है ना निगल पाता है। आज वो फंस कर रह गए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ पाए, और आज वो किसी तरह हाथ पैर जोड़ रहे, सर पटक रहे, किसी तरह उनको कांग्रेस में वापसी मिल जाए। तो ये हालत है। अगर भारतीय जनता पार्टी का धरातल इतना मजबूत है, जैसा कि मेरे काबिल साथी राहुल रंजन जी बार बार बता रहे थे, तो ऐसी क्या आवश्यकता है कि तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, तरह तरह के परपंच, तरह तरह के छंद रचने पड़ रहे हैं। किसी व्यक्ति को बिना चुनाव जीते ही मंत्री बनाया जा रहा है, किसी को चुनाव के पहले पैसा बांटे जा रहे हैं, कोई अपनी सीट से इस्तीफा ही नहीं दे पा रहा है। तो तरह तरह की नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस बात को आपको स्वीकारना होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है। जवाब देंगे प्रियंका जी। प्रियंका जी, अमरवाड़ा सीट को लेकर भी यही तमाम आरोप बीजेपी पर लगे थे कि डील के तहत ये कांग्रेस से बीजेपी में आए, फिर उनको टिकट दिया गया, कैबिनेट में शामिल किया गया। और विजयपुर रामनिवास रावत को लेकर भी तमाम तरह के यही आरोप लग रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत वर्ष में जो कांग्रेस के थे और उन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और पूर्व मुख्यमंत्री की मैं बात कर रही हूँ, और उसके बाद में भी आज अगर हम बात करें तो बिना किसी पद के, बिना किसी लालच के वो कार्य कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति का स्वयं का निर्णय होता है कि वो किस पार्टी में कार्य करना चाहता है। परंतु ऐसी क्या कांग्रेस की विडंबना है और कांग्रेस की ऐसी क्या समस्या है कि इनके जीतू पटवारी 10 महीने से अध्यक्ष बन के बैठे हुए, अपने प्रदेश कार्यकारिणी को अभी तक नहीं बना पाए हैं। अभी तक इन्होंने 10 अपनी प्रदेश कार्य समिति के लिए सदस्य नहीं जो चुन पाए हैं, और वो खुद कह देते हैं कि हम लोग तो बूथ के ऊपर 0 हैं और भाषण में हमारे लोग जो हैं वो हीरो हैं। उनकी बात छोड़ी जाए तो अगर ये बातें करते हैं दुनिया भर के स्टेटमेंट्स की, तो क्या अजय सिंह के स्टेटमेंट को ये भूल गए, लक्ष्मण सिंह जी के स्टेटमेंट को भूल गए, क्या दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट को भूल गए, क्या उमंग सिंघार जी ने जो खुद ने ये कहा था कि दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कौन सा धंधा है, काला धंधा जो उन्होंने नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी तो 1 नंबर के ब्लैकमेलर हैं, उसके बाद में भी ये उन जैसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता, जीतू पटवारी जी खुद विधानसभा चुनाव में कहते हैं कि पार्टी के तेल लेना, आप तो मुझे देखिए और मुझको करके वोट दीजिए। तो ऐसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में क्या दुर्गति हुई है कांग्रेस पार्टी की, वो मैंने सभी ने देखा कि किस तरीके से इनके नेताओं ने, इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, विधायक सभी ने जो पलायन करना शुरू किया, उसको कांग्रेस को मंथन करना चाहिए था। और उस पर मंथन करने के स्थान पर ये लोग वास्तु दोष ढूंढते बैठे, कार्यालय का मुख बंद करते बैठे। कार्यालय का मुख बंद करने से कुछ नहीं होगा, मुख आप लोगों का अपना
बंद करना पड़ेगा जो आप लोग अपने ही लोगों का अपमान करते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करें निर्मला सप्रे जी के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा, या इनके जो पार्टी को छोड़ के जो लोग आए हैं उनको इन्होंने लालची कहा, लोभी कहा, मतलब परस्त कहा, दुनिया भर की चीजों से उनको स्वार्थी कह के नवाज लिया। आज ही क्या कह रहे हैं कि सिर पटक रही है, मतलब किसी महिला के लिए आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? कौन से दरवाजे पे सिर पटकते हुए निर्मला सप्रे जी विधायक हैं वो, आप कम से कम उनके पद की गरिमा तो रखिए कि आप क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं रितेश भाई। ये हमारे संस्कार है क्या कि हम किसी महिला के लिए सिर पटक रहे? कौन से दरवाजे पे सिर पटकती हुई आपको निर्मला सप्रे जी दिख गई? बताइए मुझे, एक चौखट तो बताइए कि उन्होंने विधायक की गरिमा को भी ताक पे रख करके सिर पटकने के लिए चली गई हूँ। शब्दों का चयन करते समय थोड़ा सा मान मर्यादा रखिए। आप किसी महिला के लिए शब्दों का उपयोग कर रहे हो कि वो सिर पटक रही है। आप थोड़ा तो गरिमा रखिए विधायक पद की भी, उनकी जो उनका इंडिविजुअल है। हम तो कहते हैं कांग्रेस से भाजपा में आई, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। अगर वो वापस कांग्रेस में जाती है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। परंतु आप किसी जनप्रतिनिधि के लिए इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करें, ये मेरे लिए अनुचित है। फिर चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे वो भाजपा का भी होगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रितेश जी, आवाज सुन रहे हैं? हाँ, मैंने सुना। हेलो जी, अपनी स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से पार्टियां काम करती हैं, परंतु कांग्रेस को खुद को आत्ममंथन करना चाहिए। मैं खुद कहती हूँ कि विपक्ष प्रतिपक्ष का होना एक लोकतंत्र की विशेषता है और खूबसूरती भी होती है, परंतु उस बनाने के लिए आपको जमीनी स्तर पे कार्य करना पड़ेगा। आज अगर हम बात करें, ये बात बिल्कुल आपको माननी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। प्रियंका जी, जवाब ले लेते हैं रितेश जी से। पलायन किया तो निश्चित है उससे आपको नुकसान हुआ है। रितेश जी, ने भारी संसद में एक के बाद एक महिलाओं को, खुद इनके प्रधानमंत्री ने एक विपक्षी सांसद को, विपक्षी महिला सांसद को किस तरह से अट्टा हाथ वाली हंसी बोला था, ये आपको याद होगा। इनके रमेश बिधूड़ी ने इतनी गालियां दी थी संसद में खड़े होकर, आए दिन जो नफरत की राजनीति फैलाते हैं। विजयपुर में काम नहीं करेंगे रितेश जी। यहाँ कांग्रेस की क्या तैयारी है, किस लिहाज से आप दावा कर रहे हैं जीत का, ये बताना पड़ेगा। हमारा जो भारत है, मैंने आपको बता दिया कि किसी भी सीट में, चाहे सीट बुधनी हो, चाहे सीट विजयपुर हो, चाहे सीट निर्मला सप्रे मीना हो, और चाहे अमरवाड़ा हो, सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है प्रियंका जी, रुक जाइए। रितेश जी, के ऊपर आप लोग जवाब नहीं दे पाते। इन्होंने मेरे से बोला, इन्होंने इस बात को सवाल उठाए कि अभी तक जीतू पटवारी जी की कार्यकारिणी। चलिए ठीक है, समय की कमी है, मैं प्रतिक्रिया लूंगी आखिरी राहुल जी से कि अभी बुधनी को लेकर प्रत्याशी मंथन जारी है और कांग्रेस तो दोनों ही सीटों पर कर रही है और ये माना जा रहा है विजयपुर में ओबीसी या किसी आदिवासी चेहरे को मैदान में उतारेगी। आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, चर्चा को समाप्त करूंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में दो ही चुनाव उपचुनाव के लिए हैं और जो सत्ता में, जो मैंने पहले भी कहा था, जो पार्टी सत्ता में है वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देती है क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा उतनी दांव पे नहीं लगी है जितनी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी। और ये तमाम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार हर दिन हर पल 24 घंटे सिर्फ चुनाव के मूड में रहती है और वो चुनाव की ही प्रक्रिया में रहती है। तो इस चीज को तो आप नकार नहीं सकते। उनके लिए उपचुनाव ये बहुत छोटा चुनाव माना जाता है जिस तरीके से वो तैयारी करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब आप मध्य प्रदेश की बात करो तो मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की ये दोनों क्षेत्रों में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या कांग्रेस ने उठाए हैं अब तक? दोनों जगह कांग्रेस, यदि ये कहा जा रहा रामनिवास रावत के बारे में बार बार ये कहा जा रहा कि कांग्रेस के थे इस्तीफा नहीं दिया, तो क्या कांग्रेस ने स्टैंड लिया या कांग्रेस सड़क पे उतरी या कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का कोई जमकर के विरोध किया या फिर क्या आपने पार्टी ने ही, कांग्रेस ने रामनिवास रावत की इस वजह से आपने उनको निकाल दिया क्या पार्टी से? संभाल रखा है उससे क्या फायदा कांग्रेस को होता है या सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, इसलिए तैयारी नजर आ रही है। तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।